क्या आपको लगता है कि आप एक रैशनल यानी कि लॉजिकल और बुद्धिमान इंसान हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी राय सही होती है? क्या आप ये मानते हैं कि आपकी याददाश्त तेज है? अगर इन सब बातों के सवालों के जवाब हां हैं, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। इस समरी में आप ऐसे कई तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारा ही ब्रेन हमें चकमा देता है। जितना आप सोचते हैं आप उतने स्मार्ट नहीं हैं। इस समरी में आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि इंसानों को धोखा देते हैं। तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। आज की बुक समरी है यू आर नॉट सो स्मार्ट, जिसे लिखा है डेविड मैक्रेनी ने। डेविड मैक्रेनी एक जर्नलिस्ट, ब्लॉगर, पॉडकास्टर और राइटर हैं। ईयर 2009 से उन्होंने यू आर नॉट सो स्मार्ट के नाम से ब्लॉग शेयर करना शुरू किया था। यू आर नॉट सो स्मार्ट अब पॉडकास्ट में भी अवेलेबल है। डेविड ने 2013 में अपनी दूसरी किताब यू आर नाउ लेस डम लिखी थी और उनकी आने वाली बुक है हाउ माइंड्स चेंज, जो कि 2022 में रिलीज होगी। तो आइए हैरान कर देने वाली आज की इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं। यू आर नॉट सो स्मार्ट बाय डेविड मैक्रेनी। 2 प्रेसिडेंट की हत्या फ्राइडे के दिन हुई थी। 2 बड़े जहाज एक ही महीने में बर्फ से टकराए और एक ही जगह डूब गए थे। बड़ी मुसीबत में फंसे हुए लोग जिन्होंने खुद को बचाने के बजाय अपना काम जारी रखा। अब जब भी बाहर निकलते हैं, टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो एक पुरानी फिल्म बार बार आपके सामने आ जाती है। आप और आपका दोस्त एक ही घटना को अलग अलग तरीके से याद करते हैं। ये कुछ अनोखी कहानियां हैं जो आप इस समरी में सुनेंगे। हमारा ब्रेन हर बार हमें बेवकूफ बनाता है और यही बात हमें इंसान बनाती है। तो आइए जानें कि आप इतने स्मार्ट क्यों नहीं हैं। इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत होती है इस पहले चैप्टर से, द टेक्सास शार्प शूटर फॉल्सी। अमेरिका के 2 एक्स प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों की हत्या कर दी गई थी। इन दोनों की मौत गोली लगने से हुई थी। ये दोनों एक दूसरे से 100 सालों के गैप में चुने गए थे। दोनों हत्यारों के 3 नाम थे जिनमें 15 अल्फाबेट्स थे। लिंकन के हत्यारे का नाम जॉन विल्क्स बूथ और कैनेडी का ली हार्वे ऑसवाल्ड था। दोनों प्रेसिडेंट की फ्राइडे के दिन तब हत्या हुई जब वे अपने पत्नी के बगल में बैठे थे। फोर्ड थिएटर में लिंकन की हत्या हुई थी, जबकि कैनेडी एक लिंकन गाड़ी में सवार थे जिसे फोर्ड कंपनी ने बनाया था। दोनों प्रेसिडेंट के बाद जॉनसन सरनेम वाले शख्स ने काम संभाला था। लिंकन के बाद एंड्रयू जॉनसन आए, जबकि कैनेडी के बाद लिंडन जॉनसन आए। एंड्रयू का जन्म 1808 में हुआ था, जबकि लिंडन का जन्म ठीक 100 साल बाद 1908 में हुआ था। 1898 में फ्यूटिलिटी नाम का नॉवेल पब्लिश हुआ था, जिसके ऑथर थे मॉर्गन रॉबर्टसन। यह नॉवेल टाइटन नाम के एक बड़े नाव के बारे में थी, जो अंदर से एक शानदार होटल की तरह था। यह नॉवेल टाइटैनिक जहाज के बनने से 11 साल पहले और इस जहाज के डूबने से 14 साल पहले पब्लिश हुई थी। इस नॉवेल की कहानी में टाइटन अप्रैल में एक बर्फ से टकराता है। यह जगह न्यू फाउंडलैंड से 400 मील की दूरी पर थी। कई सालों के बाद टाइटैनिक भी उसी महीने और उसी जगह एक बर्फ से टकराया। इस नॉवेल में टाइटन डूब जाता है। आधे से ज्यादा पैसेंजर्स की मौत ठीक टाइटैनिक की तरह ही होती है। मरने वाले लोग लगभग बराबर थे। टाइटन और टाइटैनिक दोनों जहाजों की कैपेसिटी 3000 लोगों की थी। दोनों जहाज आधी रात को बर्फ के बड़े से टुकड़े से टकराए थे। यह सुनकर क्या आपके रोंगटे खड़े हो गए? यह काफी डरावना है ना? ऐसी घटनाओं को टेक्सास शार्प शूटर फॉल्सी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप किसी भी रैंडम घटनाओं को कोई मतलब दे देते हैं। आपका ब्रेन ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाता। इमेजिन कीजिए, काउबॉय अपने खेत में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वो इधर उधर अंधाधुंध तरीके से गोली मारता है। फिर वो उन जगहों पर एक बैल की आंख पेंट करता है जहां पर उसकी ज्यादातर गोलियां चली थी। ऐसे कुछ हिस्से हैं जहां ज्यादा गोलियां जाकर लगी थी। अब देखने पर ऐसा लगता है कि वो बंदूक बहुत अच्छी चलाता है। यही टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी है। आपकी जैसी सोच होती है, अगर उससे अलग या उल्टा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाए तो आप उसे अनदेखा कर देते हैं।
हमने पहले जितनी भी कहानियां सुनी उनमें कई इंफॉर्मेशन को नजरअंदाज किया गया है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो साबित करते हैं कि एक जैसी दिखने वाली घटनाएं या बातें सिर्फ इत्तेफाकी हैं। टाइटन नॉवल में सिर्फ 13 लोग ही जिंदा बचे थे। टाइटन ने एक्सीडेंट से पहले भी कई सफर तय किए थे। इसमें बचे लोगों में से एक शख्स को पोलर बियर से लड़ना पड़ा था और उसके बाद उसे बचाया गया था। दूसरी घटना में लिंकन और कैनेडी के बीच में कई बातें थीं जो अलग थीं। लिंकन बैप्टिस्ट थे जबकि कैनेडी कैथोलिक थे। लिंकन को पिस्तौल से मारा गया था जबकि कैनेडी को राइफल से गोली मारी गई थी। लिंकन को वॉशिंगटन में गोली मारी गई थी जबकि कैनेडी को टेक्सास में मारा गया था। हम इंसानों को इस बड़ी सी दुनिया में हर बात में मतलब ढूंढना होता है। इस दुनिया में इधर उधर बिखरी हमारी जिंदगी को समेटने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे ताकि वे वक्त के साथ खुद को ढाल सकें और आगे बढ़ सकें। एक फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने कहा था कि इस बड़े से यूनिवर्स और वक्त के समुंदर में वो अपनी पत्नी के साथ एक प्लेनेट और एक युग शेयर करके खुश हैं। इस यूनिवर्स में आपके लिए जो भी कीमती है उसे आप चुन सकते हैं। इन सब शोर शराबों में कोई मतलब ढूंढना आप पर डिपेंड करता है। नॉर्मल-सी बायस। जब मुसीबत आती है तो क्या आपको लगता है कि आप झट से रिएक्ट करेंगे या आप ये दिखावा करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है और आप अपना नॉर्मल काम करना जारी रखेंगे? फौरन रिएक्ट करने का मतलब है जिंदगी या मौत। लेकिन यह बात साबित हुई है कि अगर कोई तूफान या प्लेन एक्सीडेंट हुआ तो बहुत मुमकिन है कि लोग इन हालातों में सुन्न रह जाते हैं, पैरालाइज से होकर बिल्कुल एक ही जगह में मानो जम से जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप बोइंग 747 प्लेन में सवार हैं। प्लेन जमीन को छू रहा है और इंजन बंद होने लगता है। आप सोचते हैं कि आपके फ्लाइट का सफर कितना अच्छा रहा, पर जब आप खिड़की की ओर देखते हैं तो घने कोहरे में कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक भयानक धमाका होता है और आपकी पूरी बॉडी को हिला देता है। आपको इतनी भयंकर आवाज सुनाई देती है जैसे दो ट्रेन आपस में टकरा गई हो। इस धमाके से फ्लाइट का हर कोना थर्रा उठता है। धमाके के बाद प्लेन में धुआं फैल जाता है और आपके बाल जलकर राख हो जाते हैं। आप देखते हैं कि फ्लाइट की छत उड़ गई है और आप ऊपर तारों को देख सकते हैं। फ्लाइट के कुछ हिस्सों में आग लग गई है लेकिन प्लेन के साइड में एक छेद हो गया है जहां से आप बचकर निकल सकते हैं। अब आपको सिर्फ उठकर यहां से भाग निकलना है। आपको शायद लग रहा होगा कि आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ भी न हुआ हो, भले ही उन्हें खतरे की वार्निंग सुनाई दे रही हो। इमरजेंसी के दौरान काम करने वाले फायर फाइटर, मीटरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ऐसी हालात को नॉर्मल-सी बायस कहते हैं। 1977 में टेनेरिफ नाम के एक आइलैंड पर एक असली फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था। रनवे पर 2 बोइंग 747 आपस में टकरा गए थे। उनमें से एक नीचे उतर रहा था और एक उड़ान भरने वाला था। घने कोहरे की वजह से पायलट दूसरे प्लेन को वहां देख नहीं पाए। यहां तक कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी दोनों प्लेन को नहीं देख पाए थे। वे वार्निंग दे रहे थे लेकिन रेडियो का सिग्नल भी खराब था। ये 2 फ्लाइट थीं, KLM जो उड़ान भर रही थी और पैन AM जो नीचे उतर रहा था। जब KLM के कैप्टन ने दूसरे फ्लाइट को अपने सामने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। KLM फ्लाइट 160 मील प्रति घंटे की स्पीड से पैन AM फ्लाइट से टकरा गया था। रेस्क्यू टीम KLM फ्लाइट की तरफ भागे क्योंकि उसमें आग लग गई थी। दूसरी तरफ पैन AM का इंजन अभी भी चल रहा था। क्रू मेंबर्स उसे बंद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके वायर डैमेज हो गए थे। हर तरफ लोगों की लाशें नजर आ रही थीं। जो लोग अभी भी जिंदा थे उन्हें फौरन अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना था। उन्हें अपना बकल खोलने, खतरे से निकलने, सेफ जगह तक पहुंचने के लिए 20 फीट से नीचे कूदने की जरूरत थी। बचना मुमकिन था लेकिन सभी जिंदा लोगों ने ऐसा नहीं किया। उनमें से कुछ ने फौरन एक्शन लिया, लोगों की हेल्प की और अपने फैमिली मेंबर्स को भी बचाया। लेकिन कुछ लोग अपनी सीट पर जमे रहे और सदमे में चले गए। कुछ मिनट बाद पैन AM फ्लाइट का सेंट्रल फ्यूल टैंक फट गया जिससे अंदर के सभी लोग मारे गए। इसमें से सिर्फ 70 लोग ही बच पाए थे। यहां एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तुरंत रिएक्ट करने वाले लोग
और मुसीबत में पैरालाइज होने वाले लोगों के बीच क्या फर्क है? कौन जिंदा रह पाते हैं और कौन है जो मर जाते हैं? फर्क है तैयारी का। सिर्फ वही लोग मुसीबत से निकल पाते हैं जो बचपन में आग से बचे थे या जिन्होंने अपनी लाइफ में एक भयानक तूफान का सामना किया था। ये वो हैं जिन्होंने भूकंप ड्रिल की प्रैक्टिस की थी, रिसर्च किया था या अपने लिए घर बनाए थे। ट्रेजेडी के दौरान आपका ब्रेन समझदारी दिखाने, फैसला लेने और जरूरी कदम उठाने के अलग अलग स्टेज से गुजरता है। और ये सब तभी हो पाता है जब आप हाथ पांव चलाते हैं या कोई एक्शन लेते हैं। अगर आपने इसका पहले भी सामना किया है तो आपके ब्रेन को अब इन स्टेजेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि आप फौरन रिएक्ट कर पाते हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप ऐसे हादसों से बच सकते हैं। कंफर्मेशन बायस। इमेजिन कीजिए कि आप और आपके ऑफिस के कलीग कैफेटेरिया में कॉफी ब्रेक ले रहे हैं। आपने किसी पुराने फिल्म जैसे द गोल्डन चाइल्ड या और किसी फिल्म के बारे में बात की थी। आप लोग इसके बारे में बहुत हंसे थे और उन एक्टर्स को याद कर रहे थे जिन्हें आपने फिर दोबारा कभी नहीं देखा था। ब्रेक के बाद आप लोग अपने अपने काम पर वापस जाते हैं और इस फिल्म के बारे में सब भूल जाते हैं। यह तब तक होता है जब तक आप एक रात को टीवी देख रहे होते हैं और चैनल को बदल रहे होते हैं। आप एक चैनल पर देखते हैं कि वही मूवी आ रही थी जिसके बारे में आपने कलीग से बात की थी। आपको ये बहुत अजीब लगता है। अगले दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आप 1980 के दशक की पुरानी फिल्मों के बारे में एक आर्टिकल देखते हैं और आप फिर से उसी मूवी के बारे में पढ़ते हैं। उसी रात को आपका एक दोस्त आपके साथ एक मैगजीन का लिंक शेयर करता है जिसमें उसी मूवी की एक्ट्रेस का फोटो होता है। आप हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या आपको पहले से ही बातों का पता चल रहा है या कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जो कि साइकोलॉजी में काफी पॉपुलर है। असल में उस चैट के बाद आपने कई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़े थे, टीवी पर देखा था और सोशल मीडिया के कई पोस्ट देखे थे। बात यह है कि आपके ब्रेन ने दूसरे सारे न्यूज आर्टिकल्स के डेटा को नजरअंदाज कर दिया था। आपने सिर्फ उस मूवी से जुड़ी बातों पर अपना फोकस रखा था। कुछ ऐसी ही एक जैसी सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए आप एक नई कार को खरीदने का सोच रहे हैं और अचानक आप उस मॉडल को देखते हैं जिसे जब भी आप बाहर जाते हैं आपको बार बार दिखाई देता है और जो आपको पसंद भी है। या फिर आपने अभी अभी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया है और अचानक से आपको हर जगह वही गाने सुनाई देते हैं जिसमें आपकी ही लव स्टोरी है। या अगर आपको पता चलता है कि आप पेरेंट बनने वाले हैं तो आपको हर जगह छोटे बच्चे दिखाई देने लगते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि दुनिया को अपनी आंखों में एक फिल्टर के साथ देखना। हम इससे बच नहीं सकते। हमारा ब्रेन ऐसी इंफॉर्मेशन देखना चाहता है जो हमारे भरोसे और हमारी राय को सपोर्ट करती हो। इस दौरान हम उन फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारी सोच से मेल नहीं खाते। वॉल्डस क्रेप्स नाम के एक जर्नलिस्ट ने अमेज़न पर शॉपिंग के ट्रेंड पर रिसर्च की थी। ये 2008 के अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान किया गया था। उन्हें पता चला कि ओबामा का सपोर्ट करने वाले लोगों ने ऐसी बुक्स खरीदी थीं जो उन्हें एक ईमानदार और जिम्मेदार लीडर के तौर पर दिखाता था। जो लोग ओबामा को पसंद नहीं करते थे उन्होंने ऐसी किताबें खरीदी थीं जिनमें उन्हें एक धोखेबाज शख्स बताया गया था। इसके बारे में सोचिए, अगर कॉन्फर्मेशन बायस नहीं होते तो सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खत्म हो गई होती। क्या आप मानते हैं कि हमने सच में चांद पर पहला आदमी उतारा है? अगर आपका जवाब हां है तो आपको ऑनलाइन ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी जो कहती हैं कि यह बात सच है। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपको बहुत से ऐसे आर्टिकल भी मिलेंगे जो आपकी राय को सपोर्ट करते हैं। और ठीक इसी तरह हमारा ब्रेन काम करता है। हाइंडसाइट बायस। मुझे पता था ऐसे ही होने वाला है। मुझे लगा था यही होने वाला है। मुझे महसूस हो रहा था कि आप ऐसा ही बोलेंगे। क्या कभी आपने भी ये सब कहा है? अब हम बात कर रहे हैं हाइंडसाइट बायस की। इसका मतलब है अपनी मेमोरी को कुछ इस तरह से एडिट करना ताकि जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही लगे जैसा आपने सोचा था। इसमें आप अपनी सोच को हकीकत के साथ जोड़कर देखते हैं। हार्वर्ड में हाल ही में किए गए एक रिसर्च से पता चला है कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है वे अपनी पुरानी सोच को बनाए रखते हैं।
उन्हें नई बातों को मानना मुश्किल लगने लगता है और वे जिन सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं उनके अलग या उल्टा कुछ भी हो तो वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते। यानी आप बड़ी उम्र के लोगों को कुछ नया नहीं सिखा सकते। अब दूसरी स्टडी के बारे में जानते हैं। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पता किया कि बड़े बुजुर्ग लोग 18 साल के लोगों के कंपैरिजन में 4 साल की डिग्री को आसानी से और जल्दी पूरा कर पाते हैं, जबकि 18 साल के बच्चों का ब्रेन भी अभी बढ़ रहा होता है। इन बुजुर्गों के पास सालों की इंफॉर्मेशन होती है। इससे यह साबित होता है कि कुछ सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अब आप सोच सकते हैं कि यह भी कॉमन नॉलेज है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच है? उम्र बढ़ जाने के बाद कुछ नया सीख पाना मुश्किल होता है, या ये कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कभी भी कुछ भी सीखा जा सकता है? दरअसल ये दोनों रिसर्च सच नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट ऑथर की बनाई हुई हैं। लेकिन जब आपने इन्हें रिसर्च के तौर पर जाना तो हाइंडसाइट बायस की वजह से आपने दोनों स्टेटमेंट के लिए अपनी एक राय बनाई, क्योंकि आपको लगा कि यह वाकई में वैलिड रिसर्च थी। यहां एक और एग्जाम्पल है। 9/11 की घटना के बाद लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि एक और हमला होगा या नहीं। जब कई दिन बीत गए और कोई हमला नहीं हुआ तो सभी लोगों को याद आया कि उन्होंने ना कहा था, यानी कि कोई हमला नहीं होगा। कुछ लोगों ने हां में जवाब दिया था। उन्हें भी लगा कि उन्होंने ना कहा था। अब एक असली रिसर्च के बारे में जानते हैं। ओस्लो यूनिवर्सिटी के कार्ल टेगन ने पार्टिसिपेंट से पूछा कि क्या वे कुछ कहावतों में विश्वास करते हैं। उन्होंने पार्टिसिपेंट से पूछा कि क्या वे मानते हैं कि प्यार डर से ज्यादा मजबूत होता है। इससे सभी सहमत थे। बाद में कार्ल ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वे मानते हैं कि डर प्यार से ज्यादा मजबूत होता है। इसमें भी सभी पार्टिसिपेंट्स ने हां में जवाब दिया। तो सही स्टेटमेंट कौन सा है? हम जिसे कॉमन सेंस मानते हैं वो असलियत नहीं है। हाइंडसाइट बायस हमें एक ऐसी बड़ी दुनिया में जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है, वहां अपना ब्रेन क्लियर रखने में हेल्प करता है। और यह हमारे पूर्वजों के वक्त से ही चला आ रहा है। जब हमारे ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा होता है तो हमें कोई भी फैसला लेने में मुश्किल होती है, और इसीलिए जो इंफॉर्मेशन हमें गलत लगती है वो हमारे दिमाग से हट जाती है। हम वही इंफॉर्मेशन रखते हैं जो हमें सही लगती है। कन्फैब्युलेशन। मान लीजिए कि एक डेटिंग गेम है जिसमें आपसे और आपके पार्टनर से आपके रिश्ते के डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है। आप दोनों से सवाल पूछा गया कि आपकी पहली डेट कब थी, आपने क्या खाया था, आप कैसे मिले, और आप दोनों को अलग अलग बोर्ड पर अपना जवाब लिखने के लिए कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि आप दोनों एक जैसा ही जवाब देंगे? जवाब है नहीं। आपकी याददाश्त इतनी तेज नहीं होती जितना आपको लगता है, और जहां आपकी याददाश्त में गैप आ जाता है वहां आपका दिमाग उसे उन डिटेल्स या कहानियों से भर देता है जिन्हें आप सच मानते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जब आप अपने दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ वेकेशन पर गए थे, बहुत मुमकिन है कि आप उनके साथ बिताए हुए पलों को उन लोगों से अलग तरीके से याद रखेंगे, जैसा कि गेम में कौन जीता था या फिर किसने कौन सा किस्सा सुनाया था। यह ब्रेन की एक आदत है जिसे कन्फैबुलेशन कहा जाता है। इस लिहाज से हमारी लाइफ एक हिस्ट्री या किसी बायोग्राफी फिल्म की तरह है। जब फिल्म सच्ची घटनाओं पर बेस्ड होती है तो आप ये अंदाजा नहीं लगाते हैं कि हर डायलॉग, हर ड्रेस और हर डिटेल सही है। कुछ चीजें बदली भी जाती हैं। जो बात इंपॉर्टेंट है वो है ऐसी कहानी बनाना जिसकी एक शुरुआत हो, जिसका क्लाइमेक्स हो और जो दिलचस्प हो। आपके ब्रेन में भी यही होता है। डिटेल्स इतने जरूरी नहीं होते, जो मेन और बड़ी बात है वही जरूरी है। आप कौन हैं, आप कहां जा रहे हैं और आप यहां क्यों हैं, ये जरूरी है। ओके, एक फैक्ट है कि हमारा ब्रेन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट। इन दोनों के बीच में नसों का एक जाल है जिन्हें कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है, और ये आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच के कम्युनिकेशन के हाईवे की तरह काम करता है। आजकल न्यूरोलॉजिस्ट एक प्रोसीजर करते हैं जिसे कॉर्पस कैलोस्टॉमी कहा जाता है। इसमें कॉर्पस कैलोसम को काट दिया जाता है और 2 साइड के ब्रेन के बीच का कनेक्शन कट जाता है। यह गंभीर मिर्गी के पेशेंट के लिए किया जाता है, और यह तब किया जाता है जब कोई दूसरा ट्रीटमेंट काम नहीं करता।
ऐसे पेशेंट को जिनके कॉर्पस कैलोसम को काट दिया जाता है उन्हें स्प्लिट ब्रेन पेशेंट कहा जाता है। उन पर कई इंटरेस्टिंग रिसर्च किए गए हैं। इससे न्यूरोसाइंटिस्ट को हमारे ब्रेन को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प मिलती है। हमारे इमोशंस, यादें और सोच सब हमारे ब्रेन में बनते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक साइड दूसरे साइड से बेहतर कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए भाषा एक ऐसा काम है जिसे लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। लेफ्ट ब्रेन में किसी शब्द को प्रोसेस करने के बाद यह दोनों साइड के बीच आगे पीछे होता रहता है। लेकिन अगर किसी का स्प्लिट ब्रेन है तो क्या होगा? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। स्प्लिट ब्रेन वालों को कंप्यूटर स्क्रीन को देखने के लिए कहा गया। सबसे पहले स्क्रीन पर बीच में क्रॉस दिखाया गया और फिर लेफ्ट की ओर ट्रक शब्द लिखा हुआ दिखाया गया। नॉर्मल ब्रेन वाले लोग ट्रक शब्द को आसानी से प्रोसेस कर लेते हैं, उन्हें इसे बोलने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन स्प्लिट ब्रेन वालों ने जवाब दिया कि वो शब्द को नहीं जानते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब उन्हें अपने लेफ्ट हैंड से इसे ड्रॉ करने के लिए कहा गया तो सभी ने ट्रक का पिक्चर बनाया था। इसका ट्रिक हम बताते हैं। होता यह है कि जब लेफ्ट आंख जो भी देखती है उसे वो राइट ब्रेन तक पहुंचाती है, और राइट आंख जो भी देखती है वो लेफ्ट साइड के ब्रेन तक पहुंचती है। इनके बीच के नर्व कनेक्शन टूटे हुए नहीं होते। भाषा यानी कि लैंग्वेज लेफ्ट ब्रेन का काम है, जबकि इमेज और पिक्चर राइट ब्रेन प्रोसेस करता है। लेफ्ट ब्रेन जो शब्द देखता है उस मैसेज को राइट ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन फिर भी राइट ब्रेन इमेज तैयार कर लेता है और लेफ्ट हैंड को ट्रक बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है। एक बार जब स्प्लिट ब्रेन वाले पेपर पर इस इमेज को देखते हैं तभी वे उसे देखकर कहते हैं, ओह, ये एक ट्रक है। आमतौर पर कॉर्पस कैलोसम से जो कम्युनिकेट होता है वो अब पेपर पर किया जा सकता है। एक दूसरी स्टडी में स्क्रीन पर दो शब्द दिखाए जाते हैं, जैसे लेफ्ट की ओर घंटी और राइट पर म्यूजिक। जब स्प्लिट ब्रेन वालों से पूछा जाता है कि उन्होंने क्या देखा तो उन्हें 4 इमेज में से एक को चुनने के लिए कहा गया। एक घंटी, एक ड्रम, एक ट्रम्पेट और एक ऑर्गन। हैरानी की बात यह थी कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने घंटी को चुना। अब यह वो जगह है जहां कॉन्फेबुलेशन आता है। क्योंकि उन लोगों का स्प्लिट ब्रेन है इसलिए वे ये नहीं समझा सकते कि उन्होंने घंटी को क्यों चुना। ऐसे लोग अपनी ही वजह बना लेते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इस जवाब को क्यों चुना। उनमें से एक ने कहा कि कॉलेज के टावर से घंटी की आवाज सुनी थी। यह कहने के बजाय कि वो नहीं जानता कि उसने घंटी को क्यों चुना, उसने अपनी वजह वो बताई जो उसके हिसाब से सच थी। एक दूसरी स्टडी में स्प्लिट ब्रेन वालों को वॉक शब्द दिखाया गया। यह देखकर पेशेंट उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। जब रिसर्च करने वालों ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो स्प्लिट ब्रेन वाले पेशेंट ने कहा कि मुझे कुछ पीने की इच्छा हो रही है। अगर आपका ब्रेन नॉर्मल भी हो तो भी आप हर वक्त कॉन्फेबुलेट करते हैं। आप हमेशा अपने हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह बताते हैं। आप अपनी लाइफ में हो रही हर बात के लिए वजह पैदा करते हैं। इन सभी एक्सप्लेनेशन से यह पता चलता है कि आप कौन हैं और इस दुनिया में आपकी क्या जगह है। आप अपनी कहानी खुद बनाते हैं। आपकी लाइफ एक फिल्म की तरह है और आप इसके हीरो हैं। इस कॉन्फेबुलेशन के बिना आपका वजूद नहीं बच सकता। और अब कंक्लूजन। सबसे पहले आपने इस बुक समरी में टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी के बारे में जाना। इसमें हमारा ब्रेन सभी इत्तेफाक से हुई घटनाओं या फिर किसी भी घटना में मतलब ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे में इंसान सिर्फ उन घटनाओं की समान बातों को देखता है और जो अलग हैं उन्हें नजरअंदाज कर देता है। दूसरा, अपने नॉर्मल सी बायस के बारे में जाना। मुसीबत में या किसी ट्रेजेडी में ज्यादातर लोग सुन्न पड़ जाते हैं बजाय इसके कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश करें। जिन लोगों की जान बची थी और जो इन घटनाओं के शिकार हुए थे उनके बीच का फर्क यह है कि बचकर निकल जाने वालों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उनका ब्रेन तुरंत पहचान जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। तीसरा, अपने कंफर्मेशन बायस के बारे में जाना। आपकी जो भी राय है या जिन बातों पर आप विश्वास करते हैं आप उसके सपोर्ट में प्रूफ देखते हैं। आप इसके खिलाफ किसी भी बात को देख नहीं पाते। दूसरे शब्दों में कहें तो आप दुनिया को अपनी आंखों में फिल्टर लगाकर देखते हैं।
चौथा, आपने हाइंडसाइट बायस के बारे में जाना। आपको जो भी सही लगता है उसके हिसाब से आप अपनी यादों को एडिट करते हैं। आप कहते हैं, मैं ये जानता था या मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, भले ही आपने पहले इसके खिलाफ ना कहा हो। पांचवा, आपने कॉन्फिबुलेशन के बारे में जाना। स्प्लिट ब्रेन पेशेंट कहानियां बनाते हैं कि उन्होंने शब्दों को आखिर कैसे प्रोसेस किया। यहां तक कि एक नॉर्मल ब्रेन वाला भी हर वक्त कॉन्फेबुलेट करता रहता है। आप अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं और अपनी पसंद नापसंद के लिए वजह बनाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कितने दिलचस्प और मजेदार हैं, है ना? हमारा ब्रेन हमें हर रोज इफेक्टिव ढंग से काम करने में मदद करने के लिए कई सारे और भी ट्रिक्स यूज करता है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इस यूनिवर्स में कई राज हैं। जो बात जरूरी है वो ये कि हमें जितना वक्त मिला है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और ये पक्का कर लें कि हम एक मीनिंगफुल जिंदगी जिएं।